जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आशा क्लासेस डीएम पर। सबसे पहले आप सभी को इस चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। माता रानी आप सभी लोगों का कल्याण करें और आप सभी लोग निरंतर अपने प्रयासों के द्वारा सफलता की नई ऊंचाइयों को छूते रहें। यही कामना करते हुए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा क्लास है वह है मध्यकालीन भारतीय इतिहास का वह खंड जो मुगल वंश से हुमायूं के बारे में अध्ययन करना है। अभी इसके पहले हमने मुगल वंश के बारे में, बाबर के बारे में हमने अध्ययन किया था, जिसने मुगल वंश की क्या की थी, स्थापना की थी। ठीक है ना। उसका ही पुत्र आएगा जिसका नाम क्या है, हुमायूं। उसके बारे में अध्ययन आगे हमें करना। तो चलिए दोस्तों, हम सभी अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपका एक काम कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स अपने देते रहिए, ताकि मुझे पता चल सके कि क्या प्रॉब्लम्स है मेरी वीडियो में, क्या दिक्कतें आती हैं। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हो रही है मेरी वीडियो से, कोई दिक्कत तो उसमें नहीं दिख रही है आपको, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई क्वेश्चन होगा तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को आज। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हुमायूं के बारे में। हुमायूं बाबर का ही पुत्र था। वैसे तो बाबर के हुमायूं के अलावा भी कई पुत्र थे, जैसे 3 पुत्र और 1 पुत्री थी, जो आप उसका अध्ययन अभी हम लास्ट में बता देंगे कि कितने परिवार में कौन लोग थे इसके। लेकिन अभी हम अध्ययन करने वाले हैं हुमायूं के बारे में केवल, जो बाबर के बाद शासक बना था। ठीक है ना। मुगल वंश का दूसरा शासक था जिसका नाम था हुमायूं। और हुमायूं का पूरा नाम जो मिलता है वह था नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। क्या नाम था? नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, ये नाम इसका मिलता है। ठीक है ना। उसके बाद हम देखेंगे हुमायूं के पिता का नाम, आप जाहिर सी बात है कि इसके पिता का नाम क्या था, बाबर। अब बाबर की ही एक बेगम थी, एक उसकी स्त्री थी, एक उसकी वाइफ यानी पत्नी थी, जिसका नाम था माहम। क्या नाम था? माहम। माहम बेगम का ही पुत्र था कौन? हुमायूं। मतलब हुमायूं की माता का नाम क्या है? माहम बेगम। ठीक है ना। अगर इनके जन्म की बात करें तो इसका जन्म 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था। कहां पे हुआ था? 1508 ईस्वी में काबुल में। और काबुल किसकी राजधानी है? अभी हमने आपको बताया अफगानिस्तान की। आप लोग इस चीज को जान ही रहे होंगे। अफगानिस्तान की राजधानी क्या थी? काबुल। क्लियर है? याद रखिएगा। इसकी मृत्यु की बात करें तो 1556 ईस्वी में 1556 इस सन में दीन पनाह नामक एक पुस्तकालय था। ये सीढ़ी जो हमने लिखा है बता रहे हैं आपको, दीन पनाह नामक एक पुस्तकालय आगरा में था वो, और इसका नाम यह पुस्तकालय था। यह क्या था? एक पुस्तकालय, लाइब्रेरी था, जिसकी सीढ़ियों से उतर रहा था कि इसका पैर लड़खड़ाया और सीढ़ियों से उतरते हुए ही वहां से गिर पड़ा, और गिरने के बाद इसको चोट लगती है, जिसके कारण इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और उस लाइब्रेरी का यानी उस पुस्तकालय का नाम क्या था? दीन पनाह पुस्तकालय, जिसकी सीढ़ियों से गिर करके हुमायूं की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए हुमायूं के बारे में हम कुछ उसके यात्रा देखते हैं, कुछ उसके युद्ध देखते हैं, जो उसके संघर्ष थे उसको देखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हुमायूं का जीवन भर वो संघर्ष से ही करता रहा, यहाँ तक कि संघर्ष करते करते ही मर गया। लड़खड़ाते ही जीवन भर चला और लड़खड़ाते मर भी गया। ऐसा हुमायूं के बारे में कहा जाता है। ठीक है ना। अगर हम हुमायूं के बारे में कुछ अध्ययन करते हैं, इसमें सबसे पहली बात हम करते हैं कालिंजर पर आक्रमण। कालिंजर पर आक्रमण करता है। पहला युद्ध जो था 1531 ईस्वी में। ये बात और याद रखिएगा इसके पहले कि हुमायूं 1508 ईस्वी में जन्म हुआ था और राजगद्दी प्राप्त करता है हुमायूं 1530 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठता है। ये बात याद रखिएगा। यह शासक कब बनता है? मुगल शासक कब बनता है? 1530 ईस्वी में। ये याद रखिएगा, 1530 ईस्वी में शासक बनता है। और उसके बाद 1531 ईस्वी में कलिंजर पर पहली बार आक्रमण किया, और कलिंजर का ही शासक था जिसका नाम था रुद्रदेव। याद रखिएगा, कलिंजर का ही एक प्रतापी शासक था जिसका नाम था रुद्रदेव। रुद्रदेव हुमायूं से लड़ाई लड़ता है और काफी विकराल लड़ाई होती है। लड़ाई होने के बाद उसमें कुछ निष्कर्ष नहीं निकलता, तो हुमायूं और रुद्रदेव ने मिलकर क्या कर ली? संधि कर ली। इस युद्ध में हुमायूं और रुद्रदेव जो कलिंजर का शासक था, इन दोनों ने मिलकर क्या कर ली? संधि कर ली। और जो भी धन के द्वारा, जो भी क्षति हुआ था उसके द्वारा, धन के द्वारा उसको ये लोग परिपूर्ण कर लेते हैं। ठीक है ना। उसके बाद जो इसका युद्ध होता है, दोहरिया का युद्ध होता है।
दोहरिया का युद्ध जो होता है बुंदेलखंड एरिया का भाग है, 1532 ईस्वी में लड़ाई होती है। 1532 ईस्वी में किसके साथ? महमूद लोदी के साथ। याद रखिए महमूद लोदी वही है जिसके साथ घाघरा का युद्ध लड़ा था किसने? बाबर ने। बाबर ने जिसके साथ घाघरा का युद्ध लड़ा था उसी के साथ दोहरिया का युद्ध हुमायूं लड़ता है महमूद लोदी से, और यह इसमें हुमायूं की क्या मिल जाती है? जीत। इसमें हुमायूं क्या होता है? जीत जाता है 1532 ईस्वी। ठीक है ना। उसके बाद इसका जो तीसरा अभियान है वो चौसा का युद्ध है। ये काफी महत्वपूर्ण है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में लड़ा। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में किसके साथ लड़ा था? जो एक बेहतरीन शासक के रूप में बाद में आता है, अफगान शासक के रूप में, जो काफी कहा जाता है मुगल काल का जो डिवीजन करने वाला शासक था, जो मुगल काल के बीच में आने वाला शासक था, वह यही अफगान शासक था जिसका नाम था शेर खान, और इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? शेर शाह सूरी के नाम से जानते हैं। इसी को हम किसके नाम से जानते हैं? शेर शाह सूरी। इसी के बचपन का नाम हमें मिलता है फरीद। क्या नाम मिलता है? फरीद। ठीक है ना, याद रखिएगा। अभी हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे, शेर खां के बारे में आगे हम अध्ययन करेंगे, इनके जस्ट बाद हम शेर खां के बारे में ही अध्ययन करेंगे। लेकिन अभी चौसा का जो युद्ध लड़ा गया वह शेर खान यानी शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में हुमायूं की क्या हो जाती है? इस युद्ध में हुमायूं काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वह लड़ाई में एक हिसाब से ऐसा लग रहा था कि मर जाएगा, लेकिन मरने से पहले ही हुमायूं की जान कौन बचा लेता है? निजाम चिश्ती ने बचा लिया और हुमायूं को वहां से लेकर भाग गया। ठीक है ना, हुमायूं की जान यहाँ तो बच गई, यहाँ पे तो बच गई, लेकिन हुमायूं के जब ये युद्ध खत्म हो गया उसके बाद शेर शाह यहाँ अपना मजबूती देने लगा, इसके क्षेत्र में, मुगल शासक के क्षेत्र में अपनी को मजबूती प्रदान करने लगा। और उसी के उपरांत एक लड़ाई और लड़ी जाती है जिसका नाम था कन्नौज का युद्ध, जिसे हम बेलग्राम के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ। 1540 ईस्वी में बेलग्राम का युद्ध यानी कन्नौज का युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं और शेर शाह सूरी फिर एक दूसरे के सामने आते हैं और इस युद्ध में हुमायूं हार जाता है और हुमायूं को मजबूरन अपना राज्य छोड़कर भागना पड़ जाता है। शेर शाह सूरी बहुत ही ज्यादा बहादुरी से लड़ता है, जिसके कारण हुमायूं दिल्ली और आगरा को छोड़ करके भाग जाता है और दिल्ली और आगरा पर कब्जा किसका हो जाता है? शेर शाह सूरी का। और यहीं पर एक नए वंश की स्थापना कर देता है शेर शाह सूरी, सूरी वंश का स्थापना कर देता है। लेकिन ये बस कुछ टाइम के लिए है, इसके बारे में अध्ययन हम आगे करेंगे। लेकिन दिल्ली और आगरा पर कब्जा कौन कर लिया? शेर शाह सूरी। किस युद्ध के बाद? चौसा का युद्ध मत याद करिएगा, चौसा के युद्ध के बाद नहीं, कन्नौज के युद्ध जो बेलग्राम का युद्ध हुआ था उस युद्ध के बाद शेर शाह सूरी हुमायूं को पराजित कर देता है और दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लेता है, जिसके बाद हुमायूं सिंध क्षेत्र में भाग जाता है। और यह सिंध क्षेत्र कहां पे है? पंजाब में। कहां भाग जाता है? पंजाब में। क्लियर है? ठीक है। फिर देखिएगा जब ये भाग जाता है तो शरण लेता है, एक शासक थे जो अमरकोट के शासक थे जिनका नाम था महाराज मीर शाह, उनके पास शरण ले लेता है। और वहीं पर मीर अली अकबर एक चिश्ती थे, एक प्रकार के गुरु टाइप के, जैसे अपने यहाँ गुरु टाइप के होते हैं उसी टाइप के गुरु थे, शिक्षक टाइप के थे, जिनका नाम था मीर अली अकबर। 1541 ईस्वी में मीर अली अकबर ने जो हिंदाल के गुरु, हिंदाल क्या नाम है? हुमायूं का ही एक भाई था, अभी हम इसके बारे में बताएंगे हिंदाल कौन था, कामरान कौन था। ये हिंदाल के जो गुरु थे उनका नाम था मीर अली अकबर और इन्हीं की पुत्री का नाम था हामिदा बानो। हामिदा बानो जब अमरकोट के शासक के पास, वीर साल के पास ये पहुंच गए तो इनकी शादी हामिदा बानो से कर दी जाती है, जो किसकी पुत्री थी? मीर अली अकबर की पुत्री थी। ठीक है ना, 1541 इनकी शादी कर दी जाती है और शादी के बाद जो पुत्र उत्पन्न होता है उसी पुत्र का नाम इन्हीं मीर अली अकबर के नाम पर, जो अकबर लास्ट में आया, इन्हीं के नाम पर रख उठता है। इसका नाम क्या? अकबर। इन्हीं के नाम पर इस पुत्र का नाम क्या पड़ जाता है? अकबर। याद रख लेंगे ना? ठीक है। और यह अकबर किनके पुत्र थे? हामिदा बानो और हुमायूं के। अकबर किनका पुत्र था? हामिदा बानो और हुमायूं का। क्लियर है ना? आप इतने चीजों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद जो बचा है उसको हम पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं।
हुमायूं के 3 भाई और 1 बहन थे। हुमायूं के 3 भाई और 1 बहन थी। ठीक है, नाम उनका क्या था? भाइयों का नाम था कामरान, अस्करी और हिंदाल। ये 3 भाई थे। 3 भाई थे जिनका नाम क्या था? कामरान, अस्करी, हिंदाल। और 1 बहन थी, उस बहन का नाम था गुलबदन बेगम। क्या नाम था? गुलबदन बेगम। ये वही गुलबदन बेगम है जिन्होंने रचना लिखी थी एक, जिनका नाम था हुमायूं नामा। ये हुमायूं की आत्मकथा थी जिसको लिखने का काम किसने किया था? गुलबदन बेगम ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? खुद हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने की थी हुमायूं नामा की रचना। इस बात को जरूर लिख लीजिएगा। चलिए, देखिएगा थोड़ी बातें, 1-2 बात महत्वपूर्ण बातें हैं। महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि जब 1540 ईस्वी में जब हुमायूं छोड़कर चला जाता है, जब वो हार जाता है कन्नौज का युद्ध, यानी बेलराम का युद्ध हार जाता है, उसके बाद छोड़कर चला जाता है, पुनः यह वापसी करता है 1555 ईस्वी में, और पंजाब प्रांत को जीतते हुए, क्योंकि तब तक शेर शाह सूरी का शासन खत्म हो चुका था, उसके वंशज आ गए थे जो काफी ज्यादा बलशाली नहीं थे वो लोग, इस वजह से वो टूट चुके थे, जिसके कारण फिर से 1555 ईस्वी में पुनः पंजाब पे आक्रमण करके अपने में अंडर कर लेता है और आगरा और दिल्ली को भी अपने कब्जे में ले लेता है। 1555 ईस्वी में फिर से पंजाब, आगरा और दिल्ली को अपने अधिकार में ले लेता हुमायूं, याद रखिएगा। ठीक है ना। और उसी के बाद 1556 ईस्वी में दीन पनाह नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतरते हुए या उतर रहा था, जिससे यह लड़खड़ा कर गिर जाता है और इसका क्या हो जाता है? यहाँ पे मृत्यु हो जाता है। सीढ़ियों से लड़खड़ा के गिर जाता है और इसका मृत्यु हो जाता है। तो एक इतिहासकार महोदय थे जिनका नाम था नेल पुल। एक इतिहासकार महोदय हैं जिनका नाम है नेल पुल। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और अंत में लड़खड़ाते हुए ही मर गया। इन्होंने क्या कहा? इनका कथन क्या था? इनके अनुसार क्या कहा? हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही मर गया। लड़खड़ाते हुए ही मर गया। ये इनका कथन था, नेलपुल महोदय का यह कथन था कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते क्योंकि सीढ़ियों से गिरा और गिरते ही वो मर गया, ऐसा इनका कथन था। तो यह पूरा का पूरा जीवन चक्र हमने हुमायूं के बारे में पढ़ी। हुमायूं के बारे में जो महत्वपूर्ण चीजें थी मैंने आपको बता दी। अब हम इसके आगे सूरी वंश के हम बारे में अध्ययन करेंगे, यानी शेर शाह सूरी का अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम अकबर पर जाएंगे। ठीक है ना। तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो जरूर बताइएगा। मैंने बहुत ही प्रयास किया आपको अच्छे ढंग से बताने का।
आपको अगर कोई भी दिक्कत आ रही होगी मेरी वीडियो में, लाइट कम लग रहा होगा या मेरी आवाज में कोई दिक्कत होगी, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। और कोई क्वेश्चन भी होगा इसके थ्रू जो आप पूछना चाहते हैं उसको भी आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, ताकि मैं उसका आंसर अगले दिन आपको दे सकूं। तो चलिए दोस्तों, नवरात्रि की एक बार फिर से पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी का कल्याण करें और आप लोग हमेशा खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।